आजकल ना यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो या पूरे सोशल मीडिया पे एक ही लाइन सुनने को मिलती है। जापानीज होम ऑर्गेनाइजेशन, जापानीज मिनिमलिज्म, जापानीज स्टोरेज सीक्रेट्स। ऐसा लगता है जैसे घर ऑर्गेनाइज रखना सिर्फ जापान वालों ने डिस्कवर किया हो। लेकिन एक मिनट, क्या हमें कुछ नहीं आता? क्या सच में ऐसा ही है? या फिर जिन हैबिट्स को जापानीज टेक्निक बोला जा रहा है, उनमें से काफी सारी चीजें हमारे इंडियन घरों में पहले से ही चलती आ रही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि जापान ने उन आदतों को नाम दे दिए, उनका सिस्टम बना दिया, और हमने बस घर के नॉर्मल रूल समझकर उन्हें फॉलो कर लिया, बस नाम नहीं दिया। तो आज का वीडियो जापान वर्सेस इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, ना ही ये प्रूव करने के लिए है कि कौन बेटर है दोनों में से। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि जापान ने ऐसी कौन सी सिंपल हैबिट्स को इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि वो इतना फेमस हो गया है। और इसके साथ साथ ना हम ये भी देखेंगे कि कौन सी हैबिट्स हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं और कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करके अपने घर को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1 है कॉनमारी, यानी कि जो काम का नहीं उसे पकड़ के मत बैठो। एक बात ऑनेस्टली बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके घर में ऐसी कितनी चीजें होंगी जो बिल्कुल ठीक ठाक पड़ी हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में या 1 साल में उसे यूज ही नहीं किया गया। शायद कोई बैग पड़ा हो, कोई एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हों, पुराने फोन का चार्जर पड़ा हो, पुराने कपड़े भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे देखकर हर बार एक ही थॉट आता है, पड़ा रहने देती हूँ, कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगा ना। और वहीं से शुरू होती है जापान की पहली टेक्निक, कोनमेरी। सिंपल लैंग्वेज में, जो चीज़ आप यूज़ ही नहीं कर रहे उसके लिए अपने घर की स्पेस क्यों रोकनी भला। वैसे ये बात पहली बार हमने जापान से नहीं सुनी। हमारे घर में मम्मी सफाई करते टाइम बस इतना ही बोलती थी, जो काम का नहीं है ना निकाल देना। बहुत सारे इंडियन घरों में यही सिखाया जाता है कि जो चीज़ अब तुमने इस्तेमाल कर ली, तुम्हारी पूरी नहीं आ रही, तुम्हारे काम की नहीं है, उसे किसी और को दे दो। उस चीज़ को ग्रेटिट्यूड से किसी और को दे दो, उस चीज़ का धन्यवाद फील करो कि उसने तुम्हें सुख दिया, आराम दिया इतनी देर, और अब इसको अच्छे दिल से, अच्छी फीलिंग से अलविदा कह दो। तो आदत तो इंडिया में भी वही है और जापान में भी वही है, फ़र्क सिर्फ नाम का ही है। लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा सामान निकाल देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, क्योंकि प्रॉब्लम वापस आ जाती है। पता है कैसे? चलिए देखते हैं हैबिट नंबर 2 में, दान श्री, 1 इन 1 आउट। सोचिए आज आपने अलमारी बिल्कुल क्लीन कर दी, एक हफ्ते बाद शॉपिंग करने गए, 3 नए टी शर्ट ले आए, एक नया बैग पसंद आ गया और नए शूज भी खरीद लिए, वो सब कुछ ले आए अपने घर में। फिर 2 महीने के बाद अलमारी फिर वैसे ही वैसे भरी भरी लगने लग जाती है। इसके लिए जापान में एक सिंपल सा रूल फॉलो किया जाता है, 1 इन 1 आउट, यानी कि दान श्री। यानी कि एक चीज अगर नई घर में आ रही है ना, तो कोशिश कीजिए एक पुरानी चीज को घर से विद ग्रेटिट्यूड बाहर भी कर दिया जाए। और ऑनेस्टली ये भी इंडियन घरों के लिए कोई नई बात नहीं है। दिवाली की सफाई हो या अलमारी सेट करनी हो, एक लाइन तो ऑलमोस्ट हर घर में बोली जाती है, जो यूज नहीं हो रहा ना उसे किसी जरूरतमंद को दे देंगे, निकाल के रख दो साइड पर। बस फर्क इतना है कि जापान ने इस हैबिट को भी एक नाम दे दिया है। हैबिट नंबर 3 है मोताई नाई, यानी कि चीज़ों की वैल्यू समझना। अब एक छोटा सा सीन याद कीजिए। बचपन में अगर आप प्लेट में खाना छोड़ देते थे, तो सबसे पहले किसकी आवाज़ आती थी? मम्मी की या दादी की? जितना खाना खाना है उतना ही लिया करो प्लेट में। या फिर अच्छी चीज़ों की वैल्यू करना सीखो, वेस्ट मत करो उनको। बस जापान में इसी सोच को बोलते हैं मोताई नाई। मतलब कि जो चीज़ वैल्यूएबल है उसे बिना वजह से वेस्ट मत करो। सिर्फ खाना नहीं, कपड़े, फर्नीचर या घर का कोई भी सामान। और शायद इसी वजह से वहाँ लोग शॉपिंग भी थोड़ी सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर नई चीज़ सिर्फ पैसा नहीं लेती, घर की स्पेस भी लेती है और एनर्जी भी लेती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हैबिट से होती है। लेकिन अब ये सुन के आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ठीक है नया सामान तो नहीं खरीदते, लेकिन जो सामान हमारे पास ऑलरेडी है उसे ऐसे कैसे रखें कि घर भी क्लीन लगे और कुछ ढूंढने में टाइम भी ना लगे, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करें। और यहीं से आती है मेरी फेवरेट जापानीज हैबिट, जिसका डायलॉग आपने बचपन से अपने घर में 1000 बार सुना होगा, बेटा जहां से उठाया है ना वहीं वापस रखना। हैबिट नंबर 4, एवरीथिंग नीड्स ए होम। जहां से उठाया था वहीं वापस रखो। ये लाइन कितनी बार सुनी है हमने, और सच बताऊं इस एक लाइन से आधा घर ऑर्गेनाइज हो सकता है। जापान में इसी एक हैबिट को बोलते हैं 1 होम रूल, यानी कि हर चीज का एक फिक्स्ड एड्रेस होना चाहिए।
चाबियां जहां से उठाई वहीं पे वापस रखो, सीजर जहां से ली वहीं वापस रखो। टेप की, मेडिसिन की, हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए और वो फिक्स जगह सबको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पड़ी होती है और वहां जाके मिल जानी चाहिए। मेरे घर में ना मैं एक जगह पर बैठे बैठे बता सकती हूँ कि मेरे घर की कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कबर्ड की कौन सी शेल्फ में पड़ी है। अगर आप ये रूल अपना लेते हैं ना तो आपका घर परफेक्टली ऑर्गेनाइज रहेगा और के माइंड में भी जो क्लटर है ना वो भी कम हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई काम करने के लिए कोई चीज़ लेते हैं, पेंसिल ली, स्केल लिया, सीजर ली, ग्लू ली चिपकाने के लिए, कुछ भी जो भी चीज़ आपने उठाई ना, काम खत्म होते ही चीज़ वापस उसी जगह पर जानी चाहिए। घर से बाहर गए, चाबियां उठाकर लेके गए अपनी कार की, और जब वापस आए तो जहां से चाबी उठाई थी उसी जगह पर वापस जानी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि चीज़ मिलती नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे वापस उसकी जगह रखते ही नहीं है। और जब घर के सब मेंबर्स ये एक रूल फॉलो करने लगते हैं ना तो हमारा जो घर होता है वो ऑटोमेटिकली ईजिली ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगता है। लेकिन मान लीजिए हर चीज़ की जब जगह फिक्स्ड भी कर दी, फिर भी अलमारी खोलते ही सब एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ मिले, तो यहीं पे काम आती है हैबिट नंबर 5, वर्टिकल स्टोरेज। कपड़े रखने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दो, और दूसरा होता है उन्हें फाइल की तरह खड़ा करके रखो। जापान में दूसरा तरीका ज़्यादा यूज़ होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक नज़र में सब दिख जाता है, और अगर एक टी शर्ट निकालनी हो तो बाकी कपड़े डिस्टर्ब भी नहीं होते। सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन रोज़ कितना टाइम बच जाएगा हमारा। और ये सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं है, किचन टॉवल्स, नैपकिन्स, बच्चों के कपड़े, छोटी छोटी चीज़ें जो घर में होती हैं, सब में काम करती है। हमारे यहाँ भी किचन और रूम्स में लोफ्ट्स यानी कि छज्जा बोलते हैं जिसको हम, और वॉल माउंटेड रैक सालों से यूज़ होते आ रहे हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा सामान को स्मार्टली स्टोर करके घर की अवेलेबल स्पेस का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। अब जैसे ही चीज़ें स्टैक करके रखने की बात आती है ना तो लोग एक और गलती करते हैं, सोचते हैं ऑर्गेनाइजर खरीद लेते हैं, आसानी से सामान ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जापान का जवाब कुछ और ही है। वो है हैबिट नंबर 6, माँ। एम्प्टी स्पेस भी ज़रूरी होती है। जापान में एक वर्ड है माँ, इसका मतलब सिर्फ खाली जगह नहीं होता, इसका मतलब होता है कि हर जगह को भरना ज़रूरी नहीं होता। कभी नोटिस किया है, जैसे ही घर में कोई नई शेल्फ लगती है, कुछ ही दिनों में वो पूरी की पूरी सामान से भर जाती है। फिर एक और शेल्फ लगती है, फिर एक और कबर्ड आ जाती है, एक कैबिनेट आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम इन चीज़ों की थी ही नहीं कभी। प्रॉब्लम ये थी कि हमने हर अवेलेबल स्पेस को फिल कर दिया। जितने भी फ्लैट सर्विसेज होते हैं, वो सेंटर टेबल हो या डाइनिंग टेबल हो, हम घर में आते ही उनके ऊपर सामान रखना शुरू कर देते हैं। बस जापान में लोग कहते हैं कि थोड़ी एम्प्टी स्पेस भी अच्छी होती है, वो भी डिज़ाइन का हिस्सा होती है। ये तो इंडिया के इंटीरियर डिज़ाइनर भी कहते हैं ना, क्योंकि वही घर को लाइट और स्पेशियस फील कराती है। और ऑनेस्टली ये रूल इंडियन होम्स में भी इक्वली काम करता है। कभी कभी प्रॉब्लम स्टोरेज की नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर अवेलेबल स्पेस को फिल कर देते हैं, जबकि खाली जगह हमें सांस लेने देती है, हमें आराम करने देती है, हमें शांति देती है, हमें सुकून देती है। हमारे इंडियन घरों के ट्रेडिशनल डिज़ाइन में भी तो ओपन कोर्टयार्ड्स होते थे, यानी कि आंगन, और बड़े बड़े हॉल्स का कॉन्सेप्ट इसी थिंकिंग पर बेस्ड था, जहां घर को अननेसेसरी चीज़ों से भरने की बजाय ओपन स्पेस रखा जाता था, ताकि घर एयरी, स्पेशियस और कंफर्टेबल फील हो। हैबिट नंबर 7 ये है कि जो दिख रहा है ना वो याद भी रहेगा। जापान में लोग स्टोरेज को इतना सिंपल रखते हैं कि एक नज़र में ही पता चल जाए कि अंदर रखा क्या है। इसके लिए वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ करते हैं और सिंपल लेबल यूज़ करते हैं। अब इंडियन किचन को ही देख लीजिए, हम भी तो दाल अलग रखते हैं, चावल अलग डब्बे में, मसाले अलग जगह पर, चीनी अलग। सिस्टम तो पहले से यहाँ पर भी है, बस उस सिस्टम को थोड़ा सा और क्लियर बना दीजिए तो रोज़ का काम और इजी हो जाता है। अब तक हमने जिन भी हैबिट्स की बात की ना, उनका फोकस था कि सामान को कैसे मैनेज करना है, लेकिन अब बात आती है कि रोज़ की लाइफ की, क्योंकि घर एक दिन में ऑर्गेनाइज करना मुश्किल नहीं है, चैलेंज है उसे पूरे साल वैसे का वैसे ही रखना। और वही काम करती है अगली जापानीज हैबिट्स। हैबिट नंबर 8 इज जेनकन, घर का फर्स्ट इम्प्रेशन। जापानीज होम में एक छोटी सी हैबिट है जो बाहर की डस्ट को घर के अंदर आने से काफ़ी हद तक रोक देती है, और उसे कहते हैं जेनेकन। अगर आपने ट्रेडिशनल जापानीज होम की फोटोज देखी है ना तो एंट्रेंस पर एक छोटा सा एरिया जरूर नोटिस किया होगा, जहाँ पर एक स्टेप बना होता है, जहाँ पर शूज उतारे जाते हैं।
पहली नज़र में देखिए तो ये बस शूज़ रखने की जगह लगती है, लेकिन जापानी कल्चर में ये सबसे मीनिंगफुल जगह मानी जाती है। घर का सबसे मीनिंगफुल हिस्सा इसलिए है कि जब कोई आदमी पूरा दिन थक हार के काम करके घर लौटता है ना, और सबसे पहला काम क्या करता है, अपने शूज़ उतारता है। और बहुत लोग सोचते होंगे ये तो सिर्फ क्लीनलीनेस के लिए है ना, जूते तो उतारते ही हैं। हमने भी अपने इंडियन घरों में रखा हुआ है दरवाजे के पास अपना शू रैक, हम भी वहाँ पर जूते उतार कर ही आते हैं। पर दरवाजे पर जूते उतारने का एक डीपर मीनिंग भी होता है। ऑब्वियसली धूल मिट्टी बैक्टीरिया सब कुछ एंट्रेंस पर ही रुक जाते हैं अगर हम जूते दरवाजे पर ही उतार देते हैं। लेकिन जूते उतारने के साथ ही साथ हम मन में अपने आप को ये भी कहते हैं कि बस अब बाहर की दुनिया बाहर ही रह गई, अब मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ। यानी कि सिर्फ शूज़ ही नहीं उतारते, दिन भर का जो स्ट्रेस है वो भी वहीं का वहीं बाहर छोड़ कर आते हैं। शायद इसीलिए जापानीज होम में एंटर करते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है। अब ज़रा वापस अपने घर का सीन इमेजिन करते हैं। इंडिया के घरों में ट्रेडिशनल जैनकिन तो नहीं होता, लेकिन एक बात कॉमन है, शूज़ की एक फिक्स जगह हर घर में होती है। अगर एंट्रेंस क्लीन होना तो पूरा घर ऑटोमेटिकली ज़्यादा क्लीन फील होता है। देखिए, अगर आपके घर में ट्रेडिशनल गैनकन नहीं भी है ना, तो आप उसकी फीलिंग ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। एंट्रेंस के पास एक छोटी सी शू रैक रखिए, एक क्लीन मैट बिछाइए। जैसे मेरे घर में शू रैक बिल्कुल एंट्रेंस डोर के पास पड़ा हुआ है, और वहीं पे जो घर पे पहनने वाले स्लीपर्स हैं वो भी रखे हुए हैं। वहाँ पे आप बाहर वाले शूज़ उतारिए और घर में पहनने वाले स्लीपर्स पहन कर ही घर में आइए, ताकि एक चीज़ महसूस हो कि सारा बर्डन मैंने वहीं उतार दिया है और घर में आते ही हल्का हल्का फील हो। इससे जो माइंड है ना वो भी पॉज हो जाता है, स्ट्रेस थोड़ी सी अपने आप ही वहाँ पे छूट जाती है। और घर में आकर आपने भी बहुत बार फील किया होगा ना कि कितना रिलैक्स फील होता है। हैबिट नंबर 9, डेली रीसेट। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसमें। अब मेरी फेवरेट हैबिट है ये, और शायद सबसे ईजी भी। डेली रीसेट करना है। जापान में बहुत लोग सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालते हैं। सोफ़ा ठीक कर दिया, डाइनिंग टेबल क्लियर कर दिया, चेयर्स को ठीक करके रख दिया, रिमोट को उसकी जगह पर वापस रख दिया, किचन काउंटर सोने से पहले क्लीन कर देना। कॉकरोच नहीं आएंगे आपके घर में। बस अगली सुबह जब आप उठेंगे ना तो घर ऑलरेडी सेट होता है। देखकर इरिटेशन नहीं होती कि यार ये भी साफ करना है और ये भी ठीक करना है। हर मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना कि जब उठा सोफे से तो कुशन ठीक कर दिए, डाइनिंग टेबल पर खाना खाकर उठे तो चेयर ठीक कर दी, अपनी प्लेट उठाकर जाकर किचन में अंदर रख दी, तो ऑनेस्टली जो घर है ना अपने आप ही ऑर्गेनाइज होने लगता है। और ये बात इंडियन घरों में बहुत जगह पर सुनी जाती है कि सोने से पहले सारा सामान अपनी जगह पर रख देना। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम कभी कभी करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। वहाँ लोग इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। चलिए जी, अब अगली हैबिट की बात करते हैं। हैबिट नंबर 10, ओसोजी। जापान में साल के एंड पर एक प्रॉपर डीप क्लीनिंग का ट्रेडिशन है। सारी शेल्व्स, कैबिनेट्स, विंडोज, फैंस, हर कॉर्नर अच्छे से साफ किया जाता है। उनका मानना है कि नया साल एक फ्रेश घर से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये सुनते ही इंडिया में किस चीज़ की याद आती है? दिवाली की सफाई। पर्दे उतारो, पंखे साफ करो, स्टोर रूम पूरा खोलो, सारा सामान निकाल के साफ करो, धोकर लगाओ। अब कभी कभी तो ऐसी चीज़ भी मिल जाती है जिसे देखकर लगता है अरे ये अभी तक यहीं पड़ी है। हैबिट नंबर 11 है साउजी, यानी कि रोज थोड़ा और वीकेंड पे कम। जो ओसोजी है ना वो साल में एक बार होने वाली डीप क्लीनिंग होती है, लेकिन साउजी का आइडिया है कि रोज थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहो। क्योंकि जो क्लटर है ना वो एक दिन में नहीं बनता, वो छोटे छोटे बाद में रख दूंगी, बाद में कर लूंगी, इन्हीं से बनता है। ऑफिस से आए, बैग सोफा पर रख दिया, कीज डाइनिंग टेबल पर रख दी, टिफिन कहीं भी रख दिया, शूज एंट्रेंस के बीच में रख दिए, और क्या सोचा अभी रहने दूं, थका हुआ हूं, बाद में कर लूंगा। और वो बाद में कभी नहीं आता। और ये जो बाद में वाला डायलॉग होता है ना, यही धीरे धीरे घर में पूरा फैल जाता है। हर जगह पर थोड़ा थोड़ा सामान फैल जाता है और वीकेंड पे समेटने में घंटों लगते हैं। और फिर जब वीकेंड आता है ना तो डर लगने लगता है कि फिर से इतना काम करना पड़ेगा यार। साउजी का आइडिया बहुत ही सिंपल है, यूज रिटर्न फिनिश। यानी कि चीज़ यूज़ की, काम खत्म हुआ, वापस उसकी फिक्स जगह पर उसी टाइम रख दो। इससे क्लटर को कलेक्ट होने का चांस ही नहीं मिलता। और वीकेंड पर आप इंजॉय भी कर सकते हैं क्योंकि घंटों सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर एक सिंपल सी हैबिट अडॉप्ट करनी हो ना तो बस इतना कीजिए कि काम खत्म, चीज़ वापस अपनी जगह पर। छोटा सा एफर्ट है लेकिन डेली लाइफ में बहुत सारा बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकता है। बस दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा सिस्टम। लेकिन एक और हैबिट है
जो भी बाकी है डिस्कस करनी, जो ये डिसाइड करती है कि घर धीरे धीरे भरने वाला है या सालों तक कंफर्टेबल रहने वाला है। और वो है हैबिट नंबर 12, सीजन बदला तो सामान भी बदलो। एक और हैबिट है जो जापान में काफ़ी कॉमन है, वो है सीजनल रोटेशन। यानी कि जो चीज़ जिस सीजन में यूज़ नहीं होती उसे उस वक्त सामने रखने की ज़रूरत भी नहीं है। विंटर ख़त्म तो हैवी जैकेट्स और ब्लैंकेट स्टोरेज में, समर शुरू तो कॉटन क्लोथ्स बाहर। और ऑनेस्टली ये भी इंडियन घरों के लिए कोई नई बात नहीं है। सर्दियां जाते ही रजाइयां फोल्ड होकर स्टोर रूम में चली जाती हैं और गर्मियां खत्म होते ही फिर से बाहर आ जाती हैं। हैबिट तो सेम है, बस नाम ही अलग है। हैबिट नंबर 13, स्मॉल स्पेस एफिशिएंसी, यानी कि घर छोटा है तो स्मार्ट सोच रखिए। जापान में घर जनरली छोटे होते हैं, इसीलिए वहां पर हर इंच का स्मार्टली यूज किया जाता है। बेड के नीचे वाली स्टोरेज, वॉल स्पेस का यूज करना, वर्टिकल स्पेस का यूज करना, फोल्डेबल फर्नीचर यूज करना, कैबिनेट्स के अंदर ऑर्गेनाइजर्स का यूज करना। आइडिया ये नहीं होता कि सामान कैसे रखा जाए और सामान कहाँ ला के रखें। आइडिया ये होता है कि जितना स्पेस है उसका बेस्ट यूज किया जाए। और आज इंडिया के अपार्टमेंट्स को देख लो, वो भी तो छोटे हैं ना। बड़े शहर और छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे भी यही अप्रोच होती है कि कैसे यूजफुल बनाना है इनको। कभी कभी प्रॉब्लम घर छोटा होने की नहीं होती, प्रॉब्लम प्लानिंग की होती है। तो चाहे इंडिया हो या जापान हो, लोग एक ही तरह से सोचते हैं कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए अपने घर की। हैबिट नंबर 14, शॉपिंग से पहले एक सवाल। शायद पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है ये, माइंडफुल बाइंग। जापान में लोग शॉपिंग से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं खुद से, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? क्योंकि उन्हें पता है कि हर नई चीज़ सिर्फ पैसे नहीं लेगी, घर की स्पेस भी लेगी और उनकी एनर्जी भी लेगी, क्योंकि उस चीज़ को बार बार साफ करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब स्पेस लिमिटेड है ना, तो उन्हें पता है कि घर के अंदर वही चीज़ आएगी जिसकी सच में ज़रूरत है। अगर ये एक हैबिट आ गई ना हमें, तो बाकी आधा ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि सबसे आसानी से साफ उसी क्लटर को किया जा सकता है जो घर के अंदर आया ही नहीं। जब क्लटर आया ही नहीं तो साफ भी नहीं करना पड़ेगा, तो फालतू की चीजें खरीद के क्यों लाना। तो बताइए भाई, क्या क्या सीखा हमने आज के वीडियो में? अब अगर पूरी वीडियो को सिर्फ एक लाइन में समराइज करना हो ना, तो मैं ये कहूंगी कि जापान ने ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट तो नहीं की, उन्होंने सिंपल हैबिट्स को एक सिस्टम बना दिया और वही सिस्टम दुनिया को पसंद आ गया। हमारे इंडियन घरों में भी चीज़ों की फिक्स जगह होती है, दिवाली की डीप क्लीनिंग भी होती है, सीजन के हिसाब से सामान भी चेंज होता है, जो यूज़ नहीं होता उसे दान भी किया जाता है। यानी कि फाउंडेशन तो हमारे पास भी पहले से ही था। बस हर फैमिली मेंबर को अगर इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना आ गया ना, तो घर को ऑर्गेनाइज रखना बहुत इजी हो जाएगा। बस जापान वालों ने ऑर्गेनाइज करना सीख लिया है क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना लिया है, और उनको चीज़ों का सिस्टम बनाना इसलिए आसान हो गया क्योंकि उन्होंने हैबिट्स को नाम दे दिए। तो चलिए जी, आज की वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इन 14 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट आपके घर में पहले से ही फॉलो होती है और कौन सी हैबिट आप आज से स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है उसका जापानीज नाम पहली बार सुना हो, लेकिन हैबिट शायद आपके घर में पहले से ही हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो ना, तो अपने फैमिली के ग्रुप में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि इंडिया भी जापान से पीछे नहीं है, हमें भी सब कुछ पहले से ही आता है। हो सकता है कि अगली बार घर की सफाई करते टाइम कोई बोले, अरे ये तो जापानीज टेक्निक है, और आप मुस्कुरा कर बोल सकते हैं कि टेक्निक जापानीज होगी, हैबिट तो हमारे घर में पहले से ही थी। चलिए जी, अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।